Hello, hello guys. Today's topic is properties of electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? टू चार्ज बॉडीज़ के बीच काम करने वाला फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स. ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स हो सकता है. अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्ज होंगे. रिपल्सन कब होगा? जब लाइक चार्ज होंगे. इस फोर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इस फोर्स के एप्लीकेशन से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट फॉलो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप जानते होंगे. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को बताता है. क्या होता है? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है. मान लीजिए टू चार्ज पार्टिकल्स हैं. कूलम्स के अकॉर्डिंग टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये टू चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा F एंड F. Q1 ने Q2 पर फोर्स अप्लाई किया F. आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं F21, फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1. ठीक इसी तरह से Q2 ने Q1 पर फोर्स अप्लाई किया F12, यानी फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2. दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट. ये दो फोर्सेस जो होते हैं ये अपोजिट फोर्स होते हैं. अपोजिट फोर्स का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो आपको याद होगा ये फोर्स जो होता है टू पार्टिकल्स के बीच में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था. टू चार्ज पार्टिकल के बीच काम करने वाला फोर्स. यहाँ पर हम K भी लगा सकते हैं. K तब लगाया जाता है जब कोई मीडियम होता है. जैसे दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम है, तो K की वैल्यू 1 रख दी जाती है. मान लीजिए इसके भी ये दोनों चार्ज पार्टिकल वाटर में रखे हुए हैं तो K की वैल्यू 81 रख दी जाएगी. ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर किसी मेटल के अंदर रखे हुए हैं तो K की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी जाएगी. तो K यहाँ पर मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है. चार्ज जिस मीडियम में रखे हुए हैं या चार्ज के बीच में अगर कोई अदर मीडियम प्रेजेंट है तो आप ध्यान से देखिए कि जो फोर्स F है, दिस फोर्स F और R स्क्वायर R के बीच में क्या रिलेशन है. तो आपको दिखाई पड़ेगा कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो कोई भी पैरामीटर चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या अदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या पैरामीटर, अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहा जाता है कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
द टू चार्जेस। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इट फॉलोज लिखा जाएगा, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कौन सा रूल होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है समझ लीजिए। टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्स पर हमने बात की थी। ये टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज प्लस Q1 प्लस Q2। इन टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है r। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा F एंड F, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए F एंड F। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू, मान लीजिए दोनों चार्ज एयर मीडियम में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखा जाएगा। अब ये जो फोर्स है इन टू चार्ज पार्टिकल्स का, वो इन दोनों चार्ज के पास अगर कोई तीसरा चार्ज प्रेजेंट कर दिया जाता है, सपोज Q3 प्लस Q3, तो इस चार्ज की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड है। Q1 और Q2 चार्ज के बीच का फोर्स, Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच का फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर इनके बीच में का मीडियम एयर या वैक्यूम है तो ये अनइफेक्टेड है तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से। तीसरा चार्ज यहाँ पर हो तब भी इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही रिजल्ट रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर तीसरा चार्ज ना हो तो भी इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कि टू चार्ज के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड है, तीसरा चार्ज इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। बट ये जो तीसरा चार्ज, अब थर्ड चार्ज Q3 आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। ये भी Q1 को रिपल करता है विद अ फोर्स F'। अगर Q1 और Q3 की वैल्यू हम R1 मान लें, इफ Q1 एंड Q3, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इज R', तो Q3 ने Q1 को रिपल किया विद फोर्स F', Q3 को Q1 ने रिपल किया विद फोर्स F', तो इन दोनों के बीच में फोर्स F' काम कर रहा है। अब Q1 पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक Q2 की वजह से F और दूसरा Q3 की वजह से F'। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो Q1 पर यहाँ पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, Q1 पर नेट फोर्स चेंज होगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच पर के फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड है। Q1 और Q2 के बीच का फोर्स, Q1 और Q2 के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है वो तीसरे चार्ज Q3 की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड है। Q3 की प्रेजेंस इस पर कोई फर्क नहीं डालेगी, F को चेंज नहीं कर सकती। हाँ, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि Q3 भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आप वेक्टर मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके सीखे हैं आपने वेक्टर मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल या रेजोल्यूशन मेथड। इनकी हेल्प से आप इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है कि दिस फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है
वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। 11th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया जाता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस उन्हें कहा जाता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अगर हम जाते हैं, किसी फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसे समझ लीजिए ये XY फ्रेम है, 2 पोजीशंस हैं A एंड B, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। अब A से B तक आप जा रहे हैं, A से B तक आप 2 डिफरेंट पाथ से जाते हैं, जैसे घर से स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर जाने के या घर से स्कूल तक आने के बहुत सारे पाथ्स हैं। तो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। अब ए पाथ से बी, ए फर्स्ट पाथ से किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले गए या सेकंड पाथ से किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले गए, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। पाथ 1 में W1, पाथ 2 में W2, पाथ 1 में W1, पाथ 2 में W2। तो W1 और W2 अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स, जिस फोर्स ने वर्क को परफॉर्म किया है वो नॉन कंजर्वेटिव कहा जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पाथ डिपेंडेंट फोर्स। और अगर W1 इज इक्वल टू W2 है तो फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, जिस फोर्स ने वर्क को परफॉर्म किया है वो कंजर्वेटिव कहा जाएगा। कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव कहा जाएगा। तो सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि जो इफ वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट देन वर्क डन बाय द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। अगर पाथ डिपेंडेंट है वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो जिस फोर्स ने वर्क को परफॉर्म किया है वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। पाथ इंडिपेंडेंट, इफ वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट देन द फोर्स बाय विच द वर्क इज परफॉर्म इज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ड्यू टू जब भी वर्क डन किया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ड्यू टू जब भी वर्क डन होगा तो आप जितने भी पाथ यूज़ कर लीजिए, हर पाथ में वर्क सेम होगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ड्यू की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट पाथ से मूव कराते हुए एक राउंड ट्रिप लगा दोगे तो वर्क डन हमेशा 0 आ जाएगा। मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट है, केवल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन राउंड ट्रिप इज ऑलवेज बी 0 बिकॉज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ या उससे अवे काम करता है। ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो इससे अवे काम कर रहा हो या टूवर्ड्स काम कर रहा हो। तो अगर कोई फोर्स किसी फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स या उससे अवे वर्क करता है तो उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो 2 चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे 2 चार्ज पार्टिकल्स, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसे अप्लाई किस डायरेक्शन में किया जाए।
तो ध्यान रखना है कि जब भी आप टू चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये देखना है कि ये फोर्स जो है इस लाइन के अलोंग, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। दिस फोर्स एक्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी चार्जेस। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा एफ एंड एफ। आप इस तरह से शो करेंगे। दोनों निगेटिव चार्ज हैं, -q1 -q2, तो भी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब होता है कि फोर्स जो है वो सेंट्रल है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स जो है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। अट्रैक्शन है तो भी, रिपल्सन है तो भी। ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स।